इसके लिए हमें ज्वाइन करेंगे डॉक्टर आदिल नजीम हैं, माहिर बैनुल-अक़वामी अमूर, अमेरिका से ज्वाइन करेंगे, और मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब दिफाई तजज़ियाकार हैं, पाकिस्तान से ज्वाइन करेंगे। और हमारा आज का हॉट इशू होगा जो मैंने आपको बताया माहौलियात के बारे में। पाकिस्तान में मानसून से बहुत तबाही हुई है, 97 अफराद आज तक जाँ भाग हो चुके हैं। पिछले जो 2-3 दिनों में बारिशें हुई हैं, आने वाले दिनों में मज़ीद बारिशों की पेशीन गोई है, उसके लिए हुकूमतें क्या कर रही हैं इस पर हम बात करेंगे। डॉक्टर ज़ैनब नईम होंगी, माहिर माहौलियात और मेंबर कमेटी बराए नफाज मौसमियाती तब्दीली पंजाब, और हमारे नुमाइंदा उस्मान हैदर सियालकोट से, और डॉक्टर मुजम्मल हुसैन चिन्योट से हमें ज्वाइन करेंगे बताने के लिए कि इंडस वाटर ट्रीटी जो बंद जो हेल्ड इन अबेंस की है इंडिया ने, उसके बाद पाकिस्तान को दराई सूरत हाल से कैसे इतलात मुहैया की जा रही हैं या हो रही हैं। और हमारा आज का एडिटोरियल होगा बरतानिया मुसलमानों के लिए गैर महफूज हो गया है, और बरतानिया में रहने वाले पाकिस्तानी उनसे भी मैं इस एडिटोरियल के हवाले से बात करूंगा कि जितने जोश से वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एहतजाज करते हैं, पाकिस्तानियों के ख़िलाफ़ एहतजाज करते हैं, वहाँ पे वो इस इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ भी वहाँ पे एहतजाज करें और अपनी कम्युनिटी को भी बेहतर करें, ताकि पाकिस्तान इस्लाम के ख़िलाफ़ इतनी वहाँ पे नफ़रत ना हो। और बहुत अहम रिपोर्ट है जिसके बारे में हम अपने एडिटोरियल में जिक्र करेंगे। शुरू करते हैं हमारी आज की टॉप स्टोरी। बहुत नजीम साहब और जनरल जाहिद महमूद साहब, मैं डॉक्टर साहब आपसे बात का आगाज़ करना चाहूँगा कि नेतन्याहू अगले मंगल को अमेरिका आ रहे हैं, ये ट्रंप साहब ने कहा है, और एक ख़बर ये आई है कि बूट्स ऑन ग्राउंड भी हो सकते हैं। तो आपके ख्याल में क्या अमेरिका बड़ा हमला करेगा ईरान पर, और इसकी कितनी पॉसिबिलिटी है, जबकि कल रात तो अमेरिका ने हमले बंद किया, साथ ट्रंप ने यह भी कहा है कि ईरान के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं लेकिन अभी डील मुमकिन नहीं। तो इसको हम क्या समझें? बहुत शुक्रिया अफसार साहब। इसको समझने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये जो सारी बातें हो रही हैं ये आपको एक तरह से बहकाने के लिए हो रही हैं। आपसे मुराद है दुनिया को और एक दूसरे को, कि ये यकीनन एक ज़मीनी कार्रवाई है और जंगी कार्रवाइयाँ हैं, लेकिन ये मैसेजिंग भी है एक दूसरे के लिए। ये दो एक जो है बड़ी साइकोलॉजिकल गेम में भी मुब्तला है, जिसको हम कहते हैं गेम ऑफ चिकन, के दोनों जो है ना वो एक दूसरे पे प्रेशर बढ़ा रहे हैं, एक तरफ से लगता है एस्केलेट कर रहे हैं, इस उम्मीद पे कि दूसरा जो है ना वो ब्लिंक कर जाएगा, वो झपक लेगा आंख और वो नीचे चला जाएगा। प्रॉब्लम ये होता है इस गेम ऑफ चिकन में कि अगर दूसरा ना झपके तो क्या होगा, फिर कोई बहुत बड़ा मार्का हो जाता है, और इसी का सारी दुनिया को डर है। जहां तक जो आपने दो बातें की, नेतन्याहू का अमेरिका आना जो है एक तरह से हमेशा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हमने देखा है कि जब वो आते हैं तो उनका ट्रंप साहब पे इतना इन्फ्लुएंस है, और कोई एक ऐसी बात कर देते हैं कि ट्रंप साहब की आपको पॉलिसी जो है वो चेंज होती हुई नज़र आती है, वो फिर और ज़्यादा करीब हो जाती है इसराइल के पहले ही बहुत ज़्यादा करीब है। इसी तरह जब वो एक वक्त आए तो उन्होंने कन्विंस कर दिया कि जंग पे चले जाओ। तो उस हवाले से यकीनन अहम है कि व्हाट विल ही से, नॉट ओनली टू ट्रंप, लेकिन बाकी जो उनके पास कांग्रेस में और अमेरिकन कंपनियां जो हैं, पैलेंटियर वगैरह जो इस जंग के पीछे हैं, उन सारों के साथ उनकी क्या मुलाकातें होंगी, हमें खबर मिले ना या ना मिले, उनके लिए वो उस लिहाज से यकीनन इंपॉर्टेंट है। इस लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है कि इस बार एक जो उनके बहुत बड़े हमायती थे लिंडजी ग्रैहम, उनका इंतकाल हो चुका है, जो एक तरह से उनके लिए बैट करते थे जो जब वहां नहीं होते थे। ऑन दी अदर हैंड दूसरी तरह इस तरह इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो ना भी हो तो उनका इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है। तो ऐसा नहीं है कि उनका इन्फ्लुएंस सिर्फ तब होता है जब वो होते हैं, तो उस लिहाज से तो इम्पोर्टेंट है। क्या ये जंग बड़ी जंग बन जाएगी? बन सकती है यकीनन। ऐसा एक मुख्तसर सी मैं बात करूंगा। मुझे उस दिन ख्याल आ रहा था कि हम जो है ना, हमसे मुराद दुनिया, हम फुटबॉल को इस तरह देखते हैं जिस तरह वो जंग हो, और जंग को इस तरह देखते हैं कि वो फुटबॉल हो, कि आज की खबर, आज का गोल, आज का ये। अगर इसको हम बड़े पैमाने में देखें तो मेरे ख्याल में बॉटम लाइन इस वक्त ये है कि ये ट्रंप साहब की फॉर एवर वॉर बन गई है। एक तरह से ये अमेरिका का यूक्रेन बन गया है। इट इज एट अ हाई लेवल, इट विल रिमेन एट अ हाई लेवल। मेरा नहीं ख्याल कि कन्वेंशनल बूट्स ऑन द ग्राउंड होंगे, लेकिन ये भी नजर नहीं आता कि इसकी कशीदगी कम करने को कौन तैयार है। ठीक है जनरल साहब, आप बड़ी अच्छी बात की डॉक्टर आदिल नजीम साहब ने। उन्होंने कहा बूट्स ऑन ग्राउंड तो नज़र नहीं आते, लेकिन ट्रंप्स वॉर फॉरएवर हो गई है ये यूक्रेन की तरह। आप क्या समझते हैं कि अगर ये ऐसे हुआ
ट्रम्प्स वॉर फॉर एवर, तो इसके लिए पाकिस्तान के लिए और ख़त्े के लिए क्या ख़तरात आपको नज़र आ रहे हैं? ख़ास तौर पे आपने हुर्मुज़ के बाद बाबुल मंदब पे जो प्रेशर पड़ रहा है और पाकिस्तान ने जो सख्त वार्निंग जारी की है हूसी बागियों को, उसके क्या असरात होंगे इस ख़त्े पे अगले कुछ दिनों में? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए अफसार साहब, बिल्कुल आई एग्री विद आदिल साहब के जंग जो है ये फैल रही है और ये बिल्कुल स्ट्रेटेजिक डिज़ाइन है ईरान का। देखिए ना, कालाबाग साहब की जो स्टेटमेंट आई है, अगर हम ऑयल नहीं भेज सकते तो फिर कोई भी नहीं भेज सकता। दिस इज अ क्लियर सिग्नल कि इफ ईरान इज नॉट एट पीस सो रीजन कांट बी एट पीस। और रीजन कांट बी एट पीस से मेरे उनकी मुराद यही है कि जो भी अमेरिकन इंटरेस्ट को गार्ड कर रहे हैं ममालिक, चाहे वो रीजनल हो, चाहे मुसलमान हो, एक्स्ट्रा रीजनल हो, उनको वो एक ही खाने में अपनी एनिमिटी के मोड में उन्होंने रखा उस वक्त तक जब तक एक लार्जर एंड टोटल पीस की तरफ बात नहीं जाती। असल में वॉर कंफ्यूज इसलिए हो रही है और इसके कोई लॉजिकल एंड की तरफ जाती हुई नजर नहीं आ रही कि क्योंकि पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स ही क्लियर नहीं है अमेरिका के। अमेरिकन आर नॉट फाइटिंग अ वॉर विद द पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। ट्रंप की वॉर इसको बार बार कहा जा रहा है, अमेरिका की तो वॉर है नहीं। लोग भी उसके अगेंस्ट हो गए, कुछ रेजोल्यूशंस पहले पास हुई, फिर अभी ऑफ कोर्स चीजें होती हैं, 2 वोट्स निकल गए हैं, बट हैविंग सेड दैट अमेरिकन पब्लिक इसके पीछे नहीं है और खुद फॉर एवर वॉर कहते थे, मैं कभी भी उनसे जान छुड़वाना चाहता हूं अमेरिका का, एंड ही हैज बीन एंटेंगल्ड इनटू दैट। अब इसलिए इसका एंड गेम जो है किसी भी वॉर की, उसमें को लिखने में, उसको एग्जीक्यूट करने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है डिप्लोमेसी एंड पॉलिटिक्स का, जो सख्त स्ट्रेस में चली गई है जी, और दोनों तरफ के हार्ड लाइनर्स प्रिवेल कर रहे हैं। तो ये दोनों तरफ भी आप देखें, दूसरी तरफ ईरान की तरफ भी जो वॉर है उसको कंट्रोल हार्ड लाइनर्स कर रहे हैं। तो जब हार्ड लाइनर्स की फाइट होती है तो उनके ऑब्जेक्टिव्स नॉर्मल स्टेट क्राफ्ट से बाहर होते हैं। वो कई दफा उनको समझना, एनालाइज करना। तो इस सिचुएशन में पाकिस्तान के लिए बेस्ट वे फॉरवर्ड क्या है, जबकि पाकिस्तान ने एक बड़ी सख्त वार्निंग भी दी है हुसियों को? तो उस सिचुएशन में आप क्या समझते हैं, पाकिस्तान के लिए सिचुएशन कैसी है, क्या करना चाहिए? देखिए अब सर सब पाकिस्तान को एक तो ठीक है, एक कॉन्फ्लिक्ट है, उससे हमें दूर रहना चाहिए। हमने ये जो यमन वाला कॉन्टेक्स्ट था इसको 2014 में भी आपको याद होगा, थ्रू पार्लियामेंट हमने डिप्लॉयमेंट्स नहीं की थी, बड़ा प्रेशर था पाकिस्तान के ऊपर। बट हैविंग सेड दैट अभी हम स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में सऊदी अरेबिया की, और हम उस वक्त स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हुई जब, टू बी वेरी ऑनेस्ट, पाकिस्तान थोड़ा सा आइसोलेटेड कह लें, या जो आप एक प्लेयर के तौर पे गर्दानी नहीं जा रहे थे। ये तो मार्का हक ने आपको रीजनल एंड कंट्री ऑफ सिग्निफिकेंस बनाया है। अमेरिका भी आपकी तरफ दौड़ा और पूरी दुनिया आपकी तरफ दौड़ी, और उसी कॉन्टेक्स्ट में सऊदी अरेबिया ने अपने स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी जब उन्होंने समझी कि शायद आई एम स्टिल नॉट रिच, तो मैं बहुत हूं लेकिन स्ट्रेटेजिकली ऑटोनोमस नहीं हूं, और आई नीड ऐसे फ्रेंड्स, ऐसे दोस्त जो कोई स्ट्रिंग ना अटैच करे अपनी स्पोर्ट्स। दैट्स हाउ यू आर देयर विद दिस विद द स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद सऊदी अरेबिया। डिप्लॉयमेंट हमारे पहले की थी, चीजें फार्मूलाइज हो गई, ऑलरेडी अंडरस्टैंडिंग थी। ये जो पाकिस्तान ने पोजीशन ली है, हुसियों से ज्यादा ईरान के लिए एक पैगाम है कि देखें, हम आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं, हम आपका एग्जिट कार्ड है। हम अभी जिस तरीके से जनाजे में शिरकत की गई, उससे पहले जैसे विजिट्स हुए, फील्ड मार्शल 2-3 दफा गए, इन जंगी हालात में भी पाकिस्तान ईरान के साथ, और पूरा पाकिस्तान सुन्नी शिया से हट के एक पैन इस्लामिक व्यू के साथ ईरान की स्पोर्ट में, या उनके दैट्स वाई तशक्कुर पाकिस्तान के नारे लगे। दैट्स ऑल हिस्ट्री अभी हमारे सामने। तो पाकिस्तान उनको कह रहा है कि डोंट ड्रैग सऊदी अरेबिया इनटू दिस वॉर, यू विल लूज फ्रेंड्स ऑल्सो। ठीक है, हम ईरान के साथ जंग में तो नहीं चले जाएंगे, लेकिन हौसी जब रेड सी की तरफ जाएंगे तो फिर सऊदी अरब ऑटोमेटिकली, आज देखे ना सऊदी अरेबिया की तरफ से अटैक हुए हुसी पोजीशंस के ऊपर। ईरान को परवाह है भी कि वो अपने दोस्त, अपने ही इज लूजिंग फ्रेंड्स, क्यों नहीं कर रहा है ईरान परवाह? मुझे समझ नहीं आ रही, मतलब इतना पाकिस्तान ने रिस्क लेके इतनी हिमायत की और फिर ईरान के ये इस तरह की पॉलिसी की, मुझे समझ नहीं आई कि क्या ऐसे चलती है ईरान की पॉलिसी। माजरत के साथ मुझे अब साफ लगता नहीं है कि जो डिसीजन मेकिंग है ये इसमें कोई कलेक्टिविज्म है या एक यूनिसा कह ले एक अप्रोच है, थोड़ा सा डिवीजन नजर आती है। और ऑफ कोर्स कालाबाफ साहब की जो स्टेटमेंट है वो एक इसी तरफ ही इशारा है कि हम नहीं तो फिर कोई भी नहीं। तो उसमें वो इस वक्त तक तो वो इस स्ट्रेटेजिक कंस्ट्रक्ट से पीछे हटना नहीं चाहते, वो इस वक्त कोई लूप छोड़ना नहीं चाहते, वो इस वॉर को अपनी आखिरी वॉर करना चाह रहे हैं। और फिर अगर इस मोड में है वो,
और उनका पॉलिटिकल मोड ये है कि जी मैं जो रीजनल चेस बोर्ड है इस पे पावरफुल डोमिनेटिंग और मेरी पॉलिसी के साथ जाऊं, ऐसा हो नहीं सकता। फिर हम डिस्ट्रप्टिव वर्ल्ड भी रहेंगे, फिर कंटेस्टेशन मोड में रहेंगे, फिर नो वॉर नो पीस, और वही जो पास्ट में अनफॉर्चुनेटली का मुकद्दर रहे और विनर जो है एट द एंड ऑफ द डे वो इसराइल होगा। और तो हम मुझे कोई अच्छी ठीक चीज नजर नहीं आ रही अनफॉर्चुनेटली। ठीक है डॉक्टर आदिल साहब, आपने बताया कि इजराइल का वज़ीर-ए-आज़म जब भी वाइट हाउस का विज़िट करता है तो कोई ना कोई पॉलिसी पे असरअंदाज तो होता है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि अमेरिका जंग जीत नहीं सकता। तेल की कीमतें वहाँ बढ़ गई हैं, वहाँ की ग्रोसरी की प्राइसेस बढ़ गई हैं अमेरिका में। इंतखाबात आने में बिल्कुल सर पे आ गए मिड टर्म, और जब भी तेल की कीमतें वहाँ बढ़ी हैं कोई हुकूमत मिड टर्म इलेक्शन जीत नहीं सकी। तो क्या ट्रंप इतना बड़ा रिस्क ले रहा है और मकबूलियत भी उसकी बहुत नीचे है, तो और जंग बंद भी नहीं कर रहा, तो आप क्या समझते हैं कि ट्रंप के लिए ट्रंप बंद गली में है इस वक्त, या आप समझते हैं कि वो और उसके दोस्त ये तेल की मार्केट की कीमतों के ऊपर नीचे जाने से पैसा बनाए जा रहे हैं और खुश हैं? अब सर साहब, मेरे ख्याल में हम सब जो है ना बंद गली में पहुंच गए हैं। ट्रंप साहब और ईरान की जंग के और इसराइल की कार्रवाइयों, उन सारी चीज़ों की वजह से पूरी दुनिया जो है वो महसूस कर रही है कि यार हम बंद गली में, मतलब कुछ नज़र नहीं आता, किधर से निकलें, इधर जाएं कि उधर जाएं, वगैरह वगैरह। जैसे कि जाहिद साहब ने भी कहा और आपने भी कहा कि सूरत हाल ये है कि अमेरिका जो है, और ये सूरत हाल पिछले 5 महीने से अब है कि अमेरिका को पता लग गया है कि वो ये जंग जीत नहीं सकता, और ईरान जो है उसने फैसला कर लिया कि हम जंग हार नहीं सकते। दैट इज द स्टेलमेट। कि अमेरिका जो है वो दोनों वो हुर्मुज को रोक सकते हैं, वहां कश्तियों को रोक सकते हैं, लेकिन ओपन नहीं कर सकते अकेले। ये है ना कनेंड्रम कि जिससे किसी तरह निकलना है, और उसका निकलने का सिर्फ तरीका ये है कि दोनों किसी ना किसी किस्म की अग्रीमेंट पे आए। एंड दैट इज व्हाई अल्टीमेटली वहीं इसका फैसला सिर्फ वहीं हो सकता है। इसका फैसला बूट्स ऑफ ग्राउंड पे नहीं हो सकता, इसका फैसला गोलाबारी से नहीं हो सकता, क्योंकि ये प्रॉब्लम ऐसा है कि बहरे हुर्मुज को आप बंद कर सकते हैं, उसको खोल नहीं सकते। अब जो अभी भी गुफ्तगू हुई और जो आपका सवाल है, आई डू थिंक कि अमेरिका में और ट्रंप साहब जो हैं वो फ्रस्ट्रेटेड हैं, इससे निकलना चाहते हैं, लेकिन एक ये भी हुआ है कि एक थोड़ी सी आदत पड़ गई है। मीनिंग के ये जंगों में ये जो फॉरएवर वॉर जो होती है ना, फिर वो एक न्यू नॉर्मल बन जाता है इन अ वे। अमेरिका में कि जो इलेक्शन आने वाली है, अब एक चीज तो जाहिर है कि इलेक्शन इस जंग के दौरान ही होगी। पहले जो गुफ्तगू होती थी ना कि उससे पहले पहले वो एक टाइमलाइन है, उससे पहले कुछ हो जाएगा, दैट इज आउट ऑफ द क्वेश्चन। इलेक्शन उसी में होगी। उसको अमेरिकन सियासत ने इंटरनलाइज भी कर लिया। मेरा नहीं ख्याल कि उसका इतना असर पड़ेगा। एक मैं सिर्फ गुजारिश कर लूं, ये जो नेतन्याहू के दौरे की बात हुई है, जो जनरल साहब भी कह रहे थे, आई थिंक जंग बढ़ाना जो है वो इजराइल चाहता है। ये एक नाजुक सा पॉइंट है, सो गिव मी अ मिनट। ईरान जो है वो ये चाहता है कि सब इसमें इसकी पेन जो है वो सिर्फ हमें ना हो, लेकिन ईरान ये नहीं चाहता फॉर एग्जांपल कि सऊदी अरेबिया बाकायदा कि अच्छा जी मैं जंग का हिस्सा हूं ईरान के खिलाफ। कौन ये चाहता है? नेतन्याहू चाहता है। तो आई थिंक अगर इस दौरे की कोई सिग्निफिकेंस है, ही विल बी पुशिंग पार्टली कि यार तुम सऊदी अरेबिया को और पुश करो। तो फिर वही नहीं, इसके बावजूद ईरान ने फिर दोबारा शुरू कर दिया काम। तो जब ईरान को ये पता है कि इसराइल इस जंग को बढ़ाना चाहता है, तो फिर ईरान ये क्यों उसने दोबारा एमओयू को खराब किया, इस्लामाबाद एमओयू? मेरी अर्ज ये होगी कि इतना सिंपल नहीं है। आई डोंट थिंक ऐसा था कि वो बढ़ाना चाहते थे। ये हो सकता है कि खुसूसन जनाजे के बाद उनको एक फॉल्स कॉन्फिडेंस आ गया, लेकिन वो जो जनाजे की जो तस्वीर थी दुनिया में, उससे एक तरह से हल्लाशेरी हुई कि अच्छा हम कुछ कर सकते हैं। लेकिन इट वाज नॉट एज इफ कि ईरान ने कुछ बढ़ा दिया, सिर्फ उसके मुहर्रिकात दूसरे भी थे अमेरिका की तरफ से। मेरे ख्याल में अगर ईरान से आप पूछेंगे तो वो ये कहेंगे कि हमारी मजबूरी ये थी कि अगर हम एक बार हुर्मुज का जो कंट्रोल है वो दे देते हैं तो फिर हमारे पास कुछ रहता नहीं है, फिर सारा एमओयू जो है वो चला जाता है, गारक हो जाता है, क्योंकि बेसिकली हमारे पास सिर्फ एक वेपन है। हमारे पास ना नेवी बड़ी रही, ना फौज ज्यादा रही, ना हथियार ज्यादा है, ना पैसे ज्यादा हैं। हमारे पास सिर्फ एक हथियार रह गया और वो है हुर्मुज। और हुर्मुज का अगर हमने कंट्रोल छोड़ दिया तो देन द गेम इज ओवर। मैं ये कह रहा हूं कि आप उनकी नजर में आए। अमेरिका की तरफ से लॉजिक ये थी कि अगर आपने हुर्मुज ना लिया, इन अ वे उन्होंने अपना नया गोल जो है ना, वॉर गोल ये बना दिया कि हुर्मुज को खोलना है। हालांकि ये बड़ा एक अजीब सा गोल है क्योंकि वो पहले ही खुला हुआ था,
लेकिन ये वो कनांड्रम है जो मैं कह रहा हूँ कि जहां अमेरिका जंग जीत नहीं सकता और ईरान जंग हार नहीं सकता। तो ईरान के लिए हरमुज का कंट्रोल दे देना उसके लिए जंग हारने से के बराबर है। ठीक है जनरल साहब, ये सिचुएशन जो बता रहे हैं डॉक्टर साहब, इसमें सऊदी अरब ने फ़िज़ाई हमले भी शुरू कर दिए हैं यमन के ऊपर अपनी इत्तेहादी अफवाज के ज़रिए। तो जंग तो अरब ममालिक में पहुंच गई है। वो साथ से डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि अमेरिका को, इसराइल अमेरिका पे दबाव डाल रहा है कि सऊदी अरब को कहे डू मोर। तो जंग इसराइल बढ़ाना चाहता है, तो बढ़ गई, फिर वो उस कामयाब हो गया इसराइल। और अब ये जो हमले हुए हैं सऊदी अरब ने शुरू किए हैं, तो अरब ममालिक इसमें इन्वॉल्व हो गए। देखिए अफसर साहब, जो पहला हौसीज का और सऊदी अरब का रिस्पांस है, कोई भी मिलिट्री हो किसी भी मुल्क की या कोई भी मुल्क हो, वो अपनी सॉवरेनिटी चाहे वो नॉन स्टेट एक्टर ब्रीच करें या एक स्ट्रक्चर्ड स्टेट ब्रीच करे। जैसे अभी ईरान रिस्पॉन्ड कर रहा है टू यूनाइटेड स्टेट, एसिमेट्री उनकी कोई मिलिट्री फोर्सेस का कंपैरिजन तो हो नहीं सकता। पाकिस्तान इंडियन कॉन्टेक्स्ट आपने देख लिया। सऊदी अरेबिया एक बड़ी कंट्री है, उधर जब नॉन स्टेट एक्टर्स भी हों, बेशक उसके पीछे जो पॉलिटिक्स है उसको भी जवाब देने के लिए, और जो फोर्सेस काम कर रही हैं अपनी डेटरेंस अगर आप मेंटेन नहीं रख सका सऊदी अरेबिया और डेटरेंस ब्रीच हुई, चाहे रेड सी कोई कसस बुलाए रख के वॉर की गई, तो उसकी फौज का और उस स्टेट का काम होता है अपनी डेटरेंस रीगेन करे। एक अगर एक्टिविटी हुई है तो उसका रिस्पांस माउंट करना एक कंपल्शन होती है स्टेट के लिए, किसी भी सॉवरेन स्टेट के लिए। जैसे हमने मार के हक किया या ऑपरेशन संदूर के खिलाफ, उसी तरह पहले आपने पुलवामा में देख लिया। तो जंग तो हमने आगे फिर फैलाई नहीं, लेकिन एक सर्टेन स्टेज पे जाके एग्जिट की हमने। फिर हम एस्केलेशन लैडर पे आप ऊपर होते, इसलिए तो अपने मिलिट्रीज रखते हैं, वरना दे मिलिट्रीज दे लूज देयर पर्पस। तो सऊदी अरेबिया ने उस कॉन्टेक्स्ट में किया। जहां तक हुर्मस का, बिल्कुल डॉक्टर साहब सही कह रहे हैं कि ये जो मिलिट्री लीवरेज है ये इनको ये रखना चाहते हैं, और ये जियो पोलिटिकल भी है, जियो इकोनॉमिक भी है। सब चीजें इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, मिलिट्री, तीनों एडवांटेज अगर किसी ने, ईरान ने लिए तो वो हुर्मस से लिए। वो हुर्मस को अपने कंट्रोल में रख के रीजनल चेस बोर्ड पे जाना चाहता है। हुर्मस हैज बिकम द साइन ऑफ पावर। ठीक है जनरल साहब, बहुत शुक्रिया।